हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो में याद होगा तुम लोगों को हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे थे। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बेसिकली हम लोग कैसे बॉन्डिंग पैटर्न, कैसे बॉन्डिंग होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, इसके बारे में हम कुछ एक्सप्लेनेशन ले रहे थे, जिसमें हम लोग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स की बात किए थे। और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करने वाले थे, जिसमें से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का एक्सप्लेनेशन विथ एग्जांपल हम दे दिए थे। ठीक है, D2sp3 अगर होगा तो उसको हम लोग इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते थे। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, उसी में थोड़ा सा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के बारे में हम बात करेंगे। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो दूसरा बात इसमें आएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे हम लोग, कॉम्प्लेक्स, या इसको हम लोग बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो इस कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होता है, जानते हैं। और यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन होता है इन दिस कॉम्प्लेक्स, इस तरह के कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम involved in intermixing are ns, np and nd orbital to produce hybrid orbital with sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ जो प्रोड्यूस होने मॉलिक्यूल्स होंगे वो ये होंगे। इसका मतलब ये हुआ, इस बात को ऐसे समझो कि यहाँ जो इंटरमिक्सिंग होगा वो इंटरमिक्सिंग में हमारे कौन होंगे, तो ये हमारे होंगे ns ऑर्बिटल, फिर npx होगा, npy होगा, npz होंगे, और इसके साथ साथ हमारे पास ndx2y2 और ndz2 होंगे। ठीक है, तो इतने ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे तो क्या होगा, s p का 3 और d का 2, ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप तो ऑक्टाहेड्रल ही होने वाला है। क्लियर है? तो इस इंटरमिक्सिंग का एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कुछ एग्जांपल से हम ले लें तो तुमको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे उन सारों का एग्जांपल हम लेते आए हैं तो उसी तरह से हम इसका भी एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, तुमको इसमें एक एग्जांपल ले लो। एग्जांपल के लिए जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे COF6-3, चलो कोबाल्ट से ही लेके चलते हैं। तो यहाँ पे फ्लोरीन इधर जाएगा तो इसके ऊपर +3 चार्ज आ गया। ठीक है, -3 है, इधर जाएगा तो +3, तो कोबाल्ट। पहले तो हम कोबाल्ट की बात करेंगे। आयरन का 26, कोबाल्ट का 27 होता है। तो कन्फिगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7 होगा। ठीक है, अब हमारे पास कोबाल्ट की बात कर रहे हैं तो हमको CO+3 चाहिए, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से हमको निकालना है। तो निकालना है तो क्या होगा, कहाँ से निकलेगा, तो 2 यहाँ से निकलेगा और 1 यहाँ से निकलेगा। तो कन्फिगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d6, ये होगा। तो कन्फिगरेशन में अगर हम जाएं और यहाँ से गौर करें तो देखो क्या होगा, 3d6 यहाँ से अगर हम जाएंगे तो ये हमारा 3d6 है। 3d में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 एंड 6, 3d6। 4s खाली है, 4s0, उसके बाद 4p खाली है, 4p0, और यहाँ पे 4d भी खाली ही रहता है। हमारा 4d हो गया, ये भी खाली है। अब यहाँ पे लिगेंड हम अगर देखेंगे तो हमारे पास लिगेंड, हम लोग बात इस कॉम्प्लेक्स को समझ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे कन्फिगरेशन से आ रहा है 4s0 3d6, तो ये हो गया 3d6 और ये कन्फिगरेशन है। अब यहाँ जो लिगेंड्स हमारे हैं वो लिगेंड्स बेसिकली कौन है, तो ये लिगेंड्स बेसिकली हमारे हैं फ्लोराइड आयन। तो ये वीक फील्ड लिगेंड है,
तो ये तो पेयरिंग करेगा नहीं, वीक लिगेंड्स हैं, तो वीक लिगेंड तो पेयरिंग करता नहीं है। और जब वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं करते तो ये अब क्या करेंगे, ये डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करेंगे। तो एक F माइनस यहाँ कोऑर्डिनेट, दूसरा F माइनस यहाँ कोऑर्डिनेट, फिर F माइनस यहाँ कोऑर्डिनेट, एक F माइनस यहाँ कोऑर्डिनेट, 4, ये पांचवा F माइनस हमारा जो हो गया, ये F माइनस हमारा जो है, ये F माइनस यहाँ कोऑर्डिनेट, और एक और F माइनस यहाँ कोऑर्डिनेट। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन में कौन कौन गया, एक 4s में गया, 4px, 4py, 4pz, 4px, 4py, 4pz, फिर ये यहाँ से हमारा होगा 4dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और 4dz स्क्वायर। सो ओवरऑल हाइब्रिडाइजेशन यहाँ क्या हो गया, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो स्वाभाविक के बाहर वाले दो भाग लिए हैं, इस कारण से ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है CO F6-3 कॉम्प्लेक्स जो हमारा है, ये हमारा कौन सा है, ये आउटर और वाइटल कॉम्प्लेक्स है। क्या है, बाहर वाला भाग लिया है, सो इसको बोलेंगे ये आउटर और वाइटल कॉम्प्लेक्स, या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, या हम कहेंगे हमारा कौन है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है ये हमारा। ठीक है, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो स्वाभाविक है यहाँ पे, अच्छा तो गौर करो तो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास गौर करके देखें तो इसके पास हैविंग 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण से ये क्या होगा, यह कॉम्प्लेक्स हमारा जो होगा वो पारामैग्नेटिक नेचर का होगा, पारामैग्नेटिक इन नेचर, ये पारामैग्नेटिक नेचर के ये कॉम्प्लेक्स हमारे होने वाले हैं। क्लियर है बात। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके हमारे पास आएंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए तुम ले सकते हो, एग्जाम्पल के लिए और ले लो, जैसे Fe F6-3 ये हो गए, ये हमारे पास हो गया FeNH3 6+2 हो गया, ये और ये हमारा NiNH3 हो गए, ETC। ये सारे कॉम्प्लेक्स जो है, ये सारे के सारे किसके हैं, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के कॉम्प्लेक्स हैं। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब बात हमारे पास आता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्या लिमिटेशन रहा, क्या प्रॉब्लम रहा इसमें, थोड़ा सा हम इसके बारे में अब बात करेंगे। तो बात आएगा लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्या लिमिटेशन रहा, थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सबसे बड़ा लिमिटेशन रहा कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बॉन्डिंग था उसको क्वालिटेटिवली एक्सप्लेन किया था। दिस थ्योरी एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड only qualitatively मतलब क्वालिटेटिवली एक्सप्लेनेशन था, एक्सपेरिमेंटल बेसिस ऑफ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिसिंग था। ठीक है, क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन थे। लिमिटेशंस हम देख रहे हैं कि क्या क्या इनका लिमिटेशन रहने वाला है। ठीक है, तो चलो पहला लिमिटेशन तो हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, कि ये बॉन्डिंग को बताए लेकिन क्वालिटेटिवली बताए, थ्योरेटिकली बताए, एक्सपेरिमेंटल डाटा पे बेस्ड होकर इनका एक्सप्लेनेशन नहीं था। क्लियर है, इनका कोई भी आइडिया ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं था, तो उतना नहीं, सिंपल 2-3 एग्जाम दिमाग रखो। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बताए लेकिन डिटेल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का आइडिया फेल टू प्रोवाइड डिटेल आइडिया अबाउट magnetic property of complex, magnetic property of complex, magnetic property of complex के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का डिटेल आइडिया ये प्रोवाइड करने में उतने कैपेबल नहीं रहे इनके थ्योरीज, किसके, पॉलिंग के, मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग देखें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो आखिर लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बनता है, कैसे बनता है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पास। तो फेल टू एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ why low spin and high spin complex are produced, कैसे और क्यों ये हमारे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, इसका भी आइडिया ये थ्योरी देने में कैपेबल नहीं रहा। बस सिंपल ये लो स्पिन हाई स्पिन बोल दिया, लेकिन क्यों और कैसे क्या कारण है इसका आइडिया देने में कैपेबल नहीं रहा इनका थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक और ड्रॉबैक रहा कि कंपाउंड जो हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो कलरेशन क्यों देते हैं। व्हाई द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर कलर्ड, व्हाई द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर कलर्ड, इसका कोई आइडिया जो था, इनका थ्योरी जो था ये बताने में कैपेबल नहीं रहा। ठीक है, मतलब ये 3-4 बातें थी। बॉन्डिंग का एक्सप्लेनेशन क्वालिटेटिवली दिया गया। ये जो थ्योरी था वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का डिटेल आइडिया बताने में कैपेबल नहीं रहा। ये हाई स्पिन या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों और कैसे बनता है इसका डिटेल आइडिया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पास नहीं था। क्यों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। नो व्हाई दिस हैविंग कलर्ड हैविंग नो एक्सप्लेनेशन, इसका कोई एक्सप्लेनेशन ये थ्योरी देने में, ये इसका कोई एक्सप्लेनेशन इस थ्योरी के पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन जो था, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो ये कुछ थ्योरीज थे जिनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, जिनको हम समझ रहे थे। क्लियर है? ठीक है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था और इनका लिमिटेशन था। इनके लिमिटेशंस को ओवरकम किया गया, इनके बात को फिर से मॉडिफाई किया गया और एक नया थ्योरी दिया गया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कौन था? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। एक नया थ्योरी हमारे पास आया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो हम लोग आगे अब बढ़ रहे हैं अगले थ्योरी की तरफ। तीसरा थ्योरी हमारा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT, इसको हम CFT बोलते हैं। ठीक है, ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी था इसको प्रोवाइड किया था, इस थ्योरी को CFT। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय, इसको दिया गया गिवन बाय 2 साइंटिस्ट था, हेंस बेथे। एक साइंटिस्ट था हेंस बेथे, थोड़ा उल्टा नाम है लेकिन दिमाग में रख सकते हैं, हेंस बेथे एंड जॉन वेन ब्लर्क। 2 साइंटिस्ट था, उसने इस थ्योरी को प्रोवाइड किया था, इस थ्योरी को दिया था हेंस बेथे और जॉन वेन ब्लर्क ने। इस थ्योरी के अनुसार से अगर चले, जॉन वेन ब्लर्क इस थ्योरी के अनुसार से चले, ये थ्योरी क्या बोला था? तो बेसिकली दोनों थ्योरी के अंतर समझो। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लिगेंड्स और सेंट्रल एटम के बीच में स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड का एक्सप्लेनेशन देता है, जबकि वही बात क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहता है कि लिगेंड्स को और सेंट्रल मेटल को वो पॉइंट चार्ज मानता है और उनके बीच के फोर्स को वो क्या मानता है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मानता है। तो चलो हम थोड़ा सा इस बात का एक्सप्लेनेशन लेते हैं। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट, ये क्या क्या थ्योरी बोलता है? दिस थ्योरी स्टेट्स दैट, इस थ्योरी का क्या क्या मैटर रहा, थोड़ा सा हम इसको समराइज करते हैं। पहली बात, जितने भी एटम्स हैं, मतलब ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार से चलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस पर हम दोनों बात को मर्ज कर दें, ऑन द बेसिस ऑफ VBT बॉन्डिंग बिटवीन किसके बीच में? तो बिटवीन लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल आर प्योरली
covalent, while on the basis of CFT, जबकि CFT बोलता है on the basis of CFT, ligand and central atom are treated as किसकी तरह? point charges and attraction between them are purely electrostatic, इनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। समझ में आ रही बात? पहला एजम्पशन क्या रहा? सीएफटी का वो समझो। सीएफटी को हेंस बेथे ने दिया था और जॉन वैन ब्लर्क, दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था। ये थ्योरी कहता है कि इस थ्योरी के अनुसार से अगर चलें तो जो लिगेंड्स और सेंट्रल एटम है दोनों क्या है? पॉइंट चार्जेस हैं और इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो कंप्लीटली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्लियर है? जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से चलोगे तो उसके अनुसार से लिगेंड और सेंट्रल मेटल के बीच का बॉन्डिंग जो था वो कोवैलेंट है। मतलब वीबीटी और सीएफटी का जो सोच था वो कंप्लीटली डिफरेंट है। ठीक है? कैसे? जस्ट इस बात का अगर हम जिक्र करें और समझें और क्या बात आया तो पहला बात समझ में आ गया कि लिगेंड और सेंट्रल एटम के बीच का जो भी अट्रैक्शन है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है, क्योंकि हम सेंट्रल मेटल को और लिगेंड्स को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट चार्ज मान के चलने वाले हैं। पहला बात क्लियर हो गया? ठीक है? अब देखो, जो सेंट्रल एटम जो हमारे हैं, सेंट्रल एटम के जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स हम जानते हैं, डी ऑर्बिटल्स के पास मतलब डी सबसेल के पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और ये ऑर्बिटल्स डिजेनरेट होते हैं। थ्योरी बोलता है all 5 orbitals of a d subcell are degenerate, that is having same energy level, but having different orientation, डी सबसेल डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनके एनर्जी लेवल तो सेम होते हैं लेकिन उनका जो है ओरिएंटेशन जो होता है वो क्या होता है? डिफरेंट। सेम एनर्जी लेवल बट हैविंग डिफरेंट ओरिएंटेशन। इनका जो ओरिएंटेशन होगा वो डिफरेंट होगा, डिफरेंट ओरिएंटेशन, हैविंग डिफरेंट ओरिएंटेशन। कहने का मतलब क्या हुआ वो देखो। ओरिएंटेशन डिफरेंट का मतलब याद होगा डी के 5 ऑर्बिटल्स, डी के जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये डी ऑर्बिटल्स, डी सबसेल को अगर ले लो तो जो कि हम जानते हैं डी सबसेल्स में ऑर्बिटल्स अगर हमारे हैं 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये हमारे हो गए डी एक्स वाई, ये हो गया डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। 5 ऑर्बिटल्स है और पांचों ऑर्बिटल डिजेनरेट हैं। डिजेनरेट कहने का मतलब हुआ सारे का एनर्जी लेवल सेम है। तो ये हो गया हमारा क्या डी, ये हमारा क्या होगा? ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। डी एक्स वाई मतलब डी और एक्स और वाई के बीच में लाई करेगा, डी एक्स वाई। फिर उसके बाद हमारा डी वाई जेड, इधर हो गया वाई एक्सिस, इधर हो गया जेड एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये हो गया। ठीक है? ये हो गया डी एक्स वाई, ये हो गया क्या? डी वाई जेड। इसके बाद हमारे पास आता है क्या? डी एक्स जेड, इधर हो गया एक्स, इधर हो गया जेड, तो ये हमारा हो गया डी एक्स जेड। ठीक है? ये डी एक्स जेड हो गया। ठीक है? उसके बाद हमारे पास आता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर,
डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वो एग्जैक्टली लाई करेगा किसके ऊपर, इसके ऊपर। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये हो गया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और फाइनली हमारा जो हो गया वो हमारा डी जेड स्क्वायर, तो ये डी जेड स्क्वायर हो गया, जेड एक्सिस पे लाई करेगा, जेड एक्सिस पे, ये हो गया डी जेड स्क्वायर। क्लियर है? तो कहने का मतलब थोड़ा सा इसमें समझो, ये एक थ्योरी कहता है कि जो सेंट्रल एटम ऑल 5D ऑर्बिटल्स of a d subcell are degenerate that is having same energy level but having different orientation। energy level सारे का सेम है, degenerate है, सबका energy level सेम है, लेकिन orientation different है। कैसे सोचो, तो ये जो ऑर्बिटल है, देखो ये dxy dyz dxz, इनके जो लोब्स हैं वो दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में लाई कर रहे हैं, जबकि dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर के जो ऑर्बिटल्स है उसका जो लोब है वो लोब एग्जैक्टली एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो इनका ओरिएंटेशन क्या है, डिफरेंट है। बात सबको समझ में आ रही? ये थ्योरी कहता है कि जब लिगेंड्स जब अप्रोच करेगा कहां पे, डी ऑर्बिटल सबसेल, मतलब ये कहता है, थोड़ा सा इस चीज को मेंशन करें, व्हेन लिगेंड्स approaches d subcell approaches d orbitals of central atom repulsion between electrons of d orbital and lone pair of ligands increases, ये इंक्रीज करने लगेगा। ठीक है, और इस रिपल्सन के कारण से क्या होगा कि इनका जो एनर्जी है वो एनर्जी लेवल डी ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल स्वाई का रिपल्सन होगा तो एनर्जी बढ़ेगा, एंड हेंस एनर्जी लेवल ऑफ डी सबसेल इंक्रीजेज। डी सबसेल का एनर्जी लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, बट स्टिल डीजेनरेट, लेकिन फिर भी वो डीजेनरेट ही रहने वाला है। मतलब जैसे ही हम एनर्जी देंगे, मतलब जब लिगेंड सेंट्रल एटम के नजदीक जाएगा, समझना, सेंट्रल लिगेंड से सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के डी के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सोचो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं कि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स हो, और जब लिगेंड्स हमारा है, लिगेंड जब इसको अप्रोच करने जाएगा तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो क्या होगा, रिपल्सन होने के कारण से इनका एनर्जी लेवल बढ़ना शुरू होगा, एनर्जी इसका बढ़ेगा। क्लियर है? लेकिन अभी भी ऑर्बिटल्स क्या होंगे, डिजेनरेट होंगे। क्लियर है? अब बात करता है वो ऑर्बिटल्स, अब सिंपल समझो, तो रिपल्सन जितना नजदीक जाएंगे रिपल्सन जो होगा उतना ज्यादा होगा। तो कहता है दोज डी ऑर्बिटल दैट लाइज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्रोच ऑफ लिगेंड, direction of approach of ligand experience more repulsion and hence energy of these orbitals increases, while those d orbitals that lies away from the direction of approach of ligands ligand experiences
experiences less repulsion and hence energy of these orbitals becomes less in comparison to other ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में इनका जो एनर्जी लेवल है वो कम हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो एक बार फिर से रिपीट कर दे, अभी तक की बात को हम समझा रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो क्या कहता है ये थ्योरी। इस थ्योरी को अगर हम देखेंगे तो ये थ्योरी बेसिकली क्या कह रहा है वो देखो। ये थ्योरी कह रहा है CFT, हम लोग बात कर रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। इसको हेंस बेथे और जॉन वैन व्लर्क दिया था। ये थ्योरी बोलता है, इस थ्योरी के अनुसार से अगर हम चलेंगे और इस थ्योरी से समझेंगे तो ये थ्योरी बोलता है कि VBT में बॉन्डिंग जो है लिगेंड और सेंट्रल मेटल के बीच में वो कोवैलेंट बॉन्ड है, प्योरली कोवैलेंट। जबकि CFT इस चीज को एज्यूम करता है कि नहीं, यहाँ लिगेंड और सेंट्रल मेटल जो है वो क्या है, तो वो पॉइंट चार्जेस हैं और उनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। क्या होगा? प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक होने के कारण से उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। क्लियर है? यह बोलता है कि हम जानते हैं कि d ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो d ऑर्बिटल्स, d सबसेल के 5 d ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो डिजेनरेट होते हैं, उनका एनर्जी लेवल लगभग सेम होता है, लेकिन इनका ओरिएंटेशन डिफरेंट है। एक सेट ऐसा है जिनका जो ऑर्बिटल लोब्स है वो एक्सिस के बीच में लाई कर रहा है, जबकि कुछ ऐसे हैं जिनका जो लोब है वो लोब कहाँ लाई कर रहा है, तो उनका लोब एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है? तो कहता है जब लिगेंड्स अप्रोच करेगा सेंट्रल मेटल को, ठीक है, सेंट्रल मेटल के d ऑर्बिटल्स को, तो d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होने के कारण से d सबसेल का एनर्जी लेवल बढ़ेगा, लेकिन स्टिल डिजेनरेट होगा। अब इसमें दो बातें होंगी। एक बातें ये होंगी कि जब d ऑर्बिटल के तरफ लिगेंड जाएगा तो वो ऑर्बिटल्स जो लिगेंड के सामने पड़ेगा, उसको ज्यादा, उसके इलेक्ट्रॉन के कारण से ज्यादा रिपल्सन होगा, उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। जबकि वो ऑर्बिटल्स जो दूर रहेंगे, जो अवे रहेंगे, उनका रिपल्सन कम होगा और उसका एनर्जी लेवल क्या होगा, उनका एनर्जी लेवल कम रहने वाला है। ये बात सबको समझ में आ रहा है? तो यहां तक बात हमको समझ में आ रहा है, इस बात तक हमको कोई इशू नहीं आना चाहिए। अब देखो जब ये ऐसा होगा तो एक का जैसे ही रिपल्सन के कारण से जो d ऑर्बिटल्स हो गए अलग अलग, एक अवे और एक सामने पड़ने के कारण से दो डिफरेंट एनर्जी के सेट्स में d ऑर्बिटल्स ब्रेक कर जाते हैं, और इन d ऑर्बिटल्स के ब्रेक करने को, ये जो टूट गए, इसी टूटने को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो चलो आगे हम इसी में मेंशन कर रहे हैं, अगले पॉइंट की तरफ हम मूव कर रहे हैं। अब क्या बोलता है? सो ड्यू टू रिपल्सन caused by ligand क्या होगा? तो ये जो हमारे d ऑर्बिटल्स जो हैं, d ऑर्बिटल splits into two different set of orbitals, two different set of splits into two set of orbitals, two different set of orbitals में टूट जाएंगे। This splitting is called, this splitting of d orbital is called, इसको हम लोग बोलते हैं called क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये स्प्लिटिंग बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। ठीक है? CFS क्या बोलेंगे? क्रिस्टल फील्ड CFS, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलेंगे। क्लियर है? और ये जो टूटा तो इनके बीच में जो डिफरेंस, इन दोनों सेट ऑफ ऑर्बिटल्स के बीच का जो डिफरेंस होगा, उसी
डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस इन एनर्जी between two set of d orbitals are said to be the difference in energy between two set of d orbitals is said to be crystal field splitting energy। crystal field splitting energy, इसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं, CFSE बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? क्या समझे? लिगेंड डी ऑर्बिटल के नजदीक गया, रिपल्सन हुआ, जो लिगेंड्स के नजदीक पड़ा उसका एनर्जी बढ़ गया, जो डी ऑर्बिटल लिगेंड्स के दूर रहा उसका एनर्जी कम रहा। दोनों के एनर्जी के सेट से दोनों सेट के एनर्जी में डिफरेंस हो गया और ये दो डिफरेंट सेट में टूट गया। ये जो दो डिफरेंट सेट में टूटा है उस डिफरेंट सेट में टूटने को हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं और इनके बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस है इसी डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। बात सबको समझ में आ रहा है? क्या बोलेंगे? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्लियर है? ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है ना, ये लिगेंड के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये इट रिप्रेजेंट्स द, मतलब CFSE हम लिख देते हैं, CFSE रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। इसका मतलब ये हुआ कि वो लिगेंड, इसका मतलब हम ऐसे समझा दे, लिगेंड अगर लिगेंड कॉज कर रहा है कॉजेज मोर रिपल्सन, वैसा लिगेंड जो मोर रिपल्सन कॉज कर रहा है, तो अगर ज्यादा रिपल्सन कॉज करेगा तो उसके कारण से क्या होगा? तो रिपल्सन ज्यादा कॉज करेगा तो CFSE का मैग्नीट्यूड जो होगा वो ज्यादा होगा और इसका मतलब है कि वो लिगेंड जो हमारा है वो लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कौन है? वो लिगेंड जो हमारा है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उस लिगेंड को हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलेंगे। क्लियर है? जबकि अगर वो लिगेंड अगर ऐसे लिगेंड्स हैं जो लिगेंड्स क्या कर रहे हैं, जो लेस रिपल्सन कॉज कर रहे हैं, कॉजेज लेस रिपल्सन, अगर ये कॉज कर रहे हैं लेस रिपल्सन, कॉजेज लेस रिपल्सन, अगर ये लेस रिपल्सन कॉज कर रहे हैं इसका मतलब है कि वहाँ CFSE का मैग्नीट्यूड कम आएगा और कम आएगा इसका मतलब है कि वो लिगेंड जो हमारा है वो वीक फील्ड लिगेंड है। कौन है वो? वीक फील्ड लिगेंड है। तो ये बात हम समझ पा रहे हैं, जो डिफरेंट सेट में टूटा उस टूटने की बात हमने एक्सप्लेन करी कि टूटने में जो एनर्जी टूटा दो सेट में, उनके बीच का जो एनर्जी होगा उसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलेंगे और यह एनर्जी लिगेंड के स्ट्रेंथ को बताएगा। मतलब अगर CFSE का मैग्नीट्यूड ज्यादा आ रहा है मतलब ज्यादा रिपल्सन हुआ है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और अगर CFSE का मैग्नीट्यूड कम आया है मतलब वहां पे कम रिपल्सन हुआ है और वो लिगेंड हमारा जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है। अच्छा, एक बात और थोड़ा सा इस बात को हम जिक्र कर रहे हैं, इस बात को दिमाग में रख सकते हैं हम लोग कि जो हमारे लिगेंड्स हैं, इस बात को हम मेंशन कर देते हैं, इट शुड बी नोटेड दैट, इस बात को हम दिमाग में रखेंगे, नोटेड दैट, इस तरह से स्प्लिटिंग होगा डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग, ऑर्बिटल जो हमारे हैं ऑर्बिटल स्प्लिटिंग occurs in such a way that इस तरह से ये होगा, occurs in such a way that कैसे होगा कि the average energy of d orbitals या d subcell, average energy of d subcell remains unchanged,
अनचेंज्ड। ये दिमाग में रखना है। कहने का मतलब जैसे डी टूटा तो एक जिसका एनर्जी जितना, जो टोटल एवरेज पोटेंशियल एनर्जी जितना बढ़ा उसमें से एक का ज्यादा होगा एक का कम, दोनों का मिला के एवरेज जो एनर्जी होगा वो एवरेज एनर्जी के बराबर होगा। इस बात को याद रखेंगे। सो इट इज नोटेड दैट डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग अकर्स इन सच अ वे दैट द एवरेज एनर्जी ऑफ डी सबसेल रिमेन्स अनचेंज्ड, वो हमेशा फिक्स रहने वाला है। ये बात सबको समझ में आ रहा है। अब एक चीज, ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के अनुसार से, अब जिसका ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी है तो उसका क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और जो कम CFAC का वैल्यू है वो हमारा क्या होगा, उसका वो वीक फील्ड लिगेंड है। यहाँ पे एक टर्म आएगा स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज। तो क्या है, तो ligands are arranged in their increasing order of CFAC, of crystal field splitting energy CFAC. A series is produced called, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलेंगे जिसको हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलेंगे। ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस सीरीज में तुम ऐसे तो कोई रूल नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होगा। ये जो CFAC जो है, मतलब ये CFAC हर लिगेंड का अपना अलग अलग CFAC होगा जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होगा। ठीक है, तो ये जो सीरीज है इसका कुछ सीरीज हम तुमको मेंशन कर देते हैं जिसको तुमको दिमाग में रखना है। ये सीरीज में हमारे पास जैसे हमारे हो गए I माइनस हो गए, Br माइनस हो गए, ये हमारा S माइनस हो गया, CNS माइनस हो गया, इसके बाद हमारे पास हो गया ये Cl माइनस हो गया, ये हमारा F माइनस हो गया, OH माइनस हो गया, इसके बाद हमारे पास हो गया OX माइनस 2 हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, फिर हो गया O माइनस 2 हो गए, फिर उसके बाद हमारे पास कौन हो गए, वाटर हो गए, फिर उसके बाद वाटर के बाद हो गया क्या, NCS हो गया, फिर उसके बाद हमारा पायरिडीन हो गया, फिर उसके बाद हमारे कौन हो गए, अमोनिया हो गए, फिर उसके बाद हमारे पास कौन हो गए, इन हो गए, पायरिडीन, उसके बाद हमारे पास कौन होगा, NO हो गए, NO2, इसके बाद हमारे हो गए Cn माइनस, उसके बाद हो गए हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसको मोर और लेस जो ये ऑर्डर हमने लिखा है ये इधर से इधर हम मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव करते गए, ऐसे जो मूव करते गए इधर से इधर, ये जो हम मूव कर रहे हैं इधर जो होगा ये वीक फील्ड लिगेंड होंगे। कौन होंगे, इधर स्प्लिटिंग एनर्जी कम है तो ये वीक, इधर जो होगा वो वीक फील्ड लिगेंड, और इधर जो हमारा है ये इधर जो होगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और ये जो सीरीज प्रोड्यूस हुआ इसी सीरीज को हम इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। और इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम चलेंगे तो इसमें तुमको याद करो, अब वह वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आया, ये और ये दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड थे, जहां भी थे तो ये क्या करते थे, ये रिपल्सन कॉज कर रहे थे, और रिपल्सन कॉज करने के कारण से याद होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वही था, और वो रिपल्सन करने के कारण से हुनसुल के अगेंस्ट जाके पेयरिंग कराता था। तो क्यों पेयरिंग करा रहा है, अब समझ में आ रहा है, क्योंकि उसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, और जिसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा स्वाभाविक है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण से वो क्या करेगा, वो स्ट्रांगली मतलब फोर्सली पेयर कराने वाला है। इसको मोर और लेस जो ये जो हम लोग लिखे हैं बेसिकली, चलो इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर दे, याद रखने के लिए मोर और लेस इसको ऐसे याद रखेंगे। ये एक्सपेरिमेंटल, ये जो डाटा तुम्हारे पास आ रहा है ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल डाटा है। एक्सपेरिमेंटल डाटा से ये पूरा का पूरा जो डाटा तुम्हारे पास आ रहा है यह है एक्सपेरिमेंटल डाटा। लेकिन इसको याद रखने के लिए, इसको मेमोराइज करने के लिए, इसको कैसे मेमोराइज कर सकते हो, तो मेमोराइज करने के लिए कुछ हद तक ऐसे लिख सकते हैं, हैलोजन डोनर मतलब एक्स डोनर, हैलोजन डोनर होगा सबसे कम वीक होगा हैलोजन डोनर,
हैलोजन डोनर जो होंगे सबसे वीक। उसके बाद हमारे जो होंगे वो हमारे कौन होंगे, ऑक्सीजन डोनर। कौन होंगे, ऑक्सीजन डोनर। ऑक्सीजन डोनर के बाद हमारे पास ये देख रहे हो सब में हैलोजन, यहाँ तक हैलोजन, आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, उसके बाद ये सब ऑक्सीजन डोनर है। उसके बाद हमारे पास कौन होंगे, नाइट्रोजन डोनर, तब आएगा नाइट्रोजन डोनर, और सबसे लास्ट में कौन है, कार्बन डोनर। कौन है, कार्बन डोनर। तो ये कार्बन डोनर जो हो गया ये सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। तो ऐसे हम दिमाग में इसको मेमोराइज करके रख सकते हैं कि हैलोजन डोनर, हैलोजन डोनर पहले, फिर ऑक्सीजन डोनर, उसके बाद हमारे होंगे नाइट्रोजन डोनर, और सबसे लास्ट में हमारा जो होगा कौन सा होगा, वो हमारा कार्बन डोनर हो गया। तो ये सब वीक फील्ड लिगेंड है और वो हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जो कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के कॉन्सेप्ट से हमारे पास आने वाला है। ये बात सबको समझ में आ रहा है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है, ये तो बात मुझे समझ में आ गई कि आखिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होता क्या है, ये तो समझ में आ रहा है। अब बात आता है ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो आया वो एवरेज कैसे टूटता है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का एक्सप्लेनेशन हम लोग लेने वाले हैं किसमें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स दोनों में, कि कैसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगा। आखिर ये जो क्रिस्टल फील्ड का जो टूटना है ये टूट रहे कैसे हैं, टूटते कैसे हैं, ठीक है। तो चलो हम इस बात का जिक्र करते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। चलो हम पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को समझा रहे हैं, ठीक है। फिर हम इस बात का जिक्र करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं थोड़ा समझना, ये डी ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास 5d ऑर्बिटल्स। स्वाभाविक है जब इस पे लिगेंड अप्रोच किया, व्हेन लिगेंड अप्रोचेज, तो लिगेंड जब इसको अप्रोच करेगा, डी ऑर्बिटल्स अगर है तो ये लिगेंड जैसे ही इसको अप्रोच, ये डी ऑर्बिटल्स हैं, इसको जैसे ही ये अप्रोच करेगा डी ऑर्बिटल्स वाले को, तो लिगेंड के आने के कारण से इनका एनर्जी, इसके लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होने के कारण से इस पूरे की एनर्जी लेवल जो होगा वो बढ़ जाएगी। इसका एवरेज पोटेंशियल एनर्जी बढ़ के ये यहाँ पहुँच जाएगा, इसका एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है। अब जैसे ही ये प्रोड्यूस हुआ, अब ये एनर्जी एवरेज पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से बढ़ के इसका एनर्जी यहाँ हो गया। ये ऐसे एनर्जी बढ़ा, लिगेंड के आने से इसका एनर्जी जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। अब जैसे ही यहां पहुंचा, अब देखो क्या हुआ, जैसे ही ये यहां पहुंच गए ऑर्बिटल्स को, हम चलो इसको समझा रहे हैं, जैसे ये लिगेंड से यहां पे अप्रोच कर रहे हैं, लिगेंड के अप्रोच करने के कारण से ये ऑर्बिटल्स हमारे जो थे इनका एनर्जी बढ़ गया और यहां पहुंच गया, ठीक है। एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इसका बढ़ गया। जैसे ही बढ़ा, थोड़ा सा हम तुमको एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं। देखो डी यहाँ पे कौन है, याद करो, इस हम बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल एटम है, समझना इसको, सेंट्रल एटम से लिगेंड का जो एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। तो लिगेंड जब अप्रोच करेगा, ये जो बॉन्ड बन रहा है 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे हमारे पास डी ऑर्बिटल दो तरह के थे। एक वो था जिनका dxy, dyz और dxz, इनके ऑर्बिटल्स दो एक्सिस के बीच में लाई कर रहे थे, और यहाँ जो था वो एग्जैक्टली एक्सिस पे लाई कर रहा था। समझ में आ रहा है बात। तो एग्जैक्टली एक्सिस पे लाई कर रहा था मतलब क्या, 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री पे लाई कर रहा है। तो जब ये लिगेंड अप्रोच करेंगे तो इनके सामने कौन पड़ेगा, लिगेंड आ रहा है, तो लिगेंड आ रहा है 90 डिग्री पे, लिगेंड आ रहा है, तो 90 डिग्री दिख रहा है, ये 90 डिग्री पे लिगेंड आ रहा है। स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में ये जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें लिगेंड कितना पे आ रहा है, 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे आएगा तो या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, और जैसे ही लिगेंड यहाँ आएगा तो ये नजदीक आएगा कि अब लिगेंड मान लो यहाँ आ रहा है, तो लिगेंड यहाँ आएगा तो लोब दूर पड़ रहा है 90 डिग्री पे, और यहाँ एग्जैक्टली पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि याद, अब इतना तो हम समझा दिए, तुम डायरेक्ट दिमाग में बैठा लोगे कि जब
बात ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की होगी, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बात करेंगे तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड के सामने कौन आएगा, तो ये वाले जो dx² और dy² वाले, dx² y² और dz² वाले सामने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑर्बिटल और ये एग्जैक्टली एक्सिस पे लाई करते हैं, तो एक्सिस पे लाई करने वाले में लिगेंड सामने पड़ेगा, जबकि यहां पे सामने नहीं पड़ के ये दूर पड़ेगा, तो ये कम रिपल्सन कॉज करेगा और ये वाले ज्यादा रिपल्सन कॉज करेंगे। क्लियर है? तो हम याद रखेंगे कि फ्रंट पे मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड के सामने आने वाले ऑर्बिटल कौन होंगे, dx² y² और dz²। जबकि यही बात तुम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कर लो, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर जाएंगे तो सेंट्रल मेटल हो गया, ये होगा, ये होगा, ये होगा, 109 डिग्री 28 मिनट है। तो अब लिगेंड अप्रोच करेगा तो स्वाभाविक है 109 डिग्री 28 मिनट है, तो अप्रोच करेगा तो 90 डिग्री से के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है कि सामने पड़ने का चांस किसका होता है, इसका। तो उतना हौच-पौच नहीं करके दिमाग में तुम अब डायरेक्ट इस बात को बैठा लोगे कि dx, जब हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में तो सामने पड़ेगा dx² y² और dz², और जबकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब हम बात करेंगे तो लिगेंड के सामने dxy dyz और dxz पड़ेगा। ठीक है? तो जैसे ही लिगेंड पड़ा तो लिगेंड पहुंचा तो यहां पे हमारे जो ऑर्बिटल्स थे वो कौन कौन थे, तो dxy थे, dyz थे, dxz थे, dx² y² थे और dz² थे। जैसे ही ये पड़ा अब ये स्प्लिट कर गया। ठीक है? अब जब ये स्प्लिट किया तो ये दो सेट में टूट गया, दिख रहा है। जो लिगेंड के नजदीक पड़ा है dx² y² सामने पड़ा है, इसके कारण से इसका स्प्लिटिंग, इसका एनर्जी बढ़ गया, और ये जो स्प्लिटिंग हुआ, ये जो बना, इसका एनर्जी लेवल कम हो गया। ये था dxy dyz और dxz, इसका एनर्जी लेवल कम हो गया। स्वाभाविक है इस तरह से टूटेगा कि इसका एनर्जी सेम रह जाएगा। बोलने का मतलब क्या हुआ, ये जो टूटा इसका एनर्जी लेवल +5 डेल नॉट से बढ़ेगा। यहाँ डेल नॉट, डेल होता है स्प्लिटिंग एनर्जी और नॉट का मतलब हो गया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, और ये जो नीचे गया, नीचे उतना से घट गया, -0.4 डेल नॉट हो गया, इतना से ये घटा है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो एनर्जी का हुआ वो यही हुआ है। ठीक है? और ओवरऑल दोनों का मिला के हमारा जो एनर्जी रह गया वो सेम एवरेज पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हुआ। तो इस लिगेंड के अप्रोच के कारण से डी ऑर्बिटल का दो डिफरेंट सेट में टूट जाना, इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये जो ऑर्बिटल बना इसको बोलते हैं T2G ऑर्बिटल, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक नेम है T2G ऑर्बिटल बोलते हैं। नाम 3 1 2 3, तो 1 2 3 याद रखो, T2G 3 गो, और इसको बोलते हैं EG ऑर्बिटल, तो 1 2 EG ऑर्बिटल, तो नाम याद रखेंगे। दिस इज कॉल्ड T2G ऑर्बिटल एंड दिस इज कॉल्ड EG ऑर्बिटल्स। ठीक है? तो दो डिफरेंट सेट में हमारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो थे वो टूट गए, और इसी टूटने को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। ये बात तो समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हुआ तो यहाँ एनर्जी हम निकालेंगे कैसे, थोड़ा सा हम इसका बात जिक्र कर दें। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ CFAC इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब हम CFAC निकालने की बात करेंगे तो ये कैसे निकालेंगे वो याद करो। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला सामने दिख रहा है, तो यहाँ हम CFAC इसमें निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, +0.6x और -0.4y, और इधर क्या हो गया, डेल नॉट। जहां पे ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, जहां पे मतलब ओवरऑल इसमें हम देख रहे हैं, ये यहाँ पे इसको लिखने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -0.4x, किसी को कुछ भी मान लो, और इधर प्लस क्या हो जाएगा 0.66y हो गया। जहां पे वेयर हमारा क्या हो गया, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है। ये x जो हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल, और हमारा जो हो गया y जो होगा ये बराबर होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
इन T2G ऑर्बिटल। और यहाँ से हम किसी का भी CFSE निकाल सकते हैं। जितना ज़्यादा CFSE होगा स्वाभाविक है वो उतना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने वाला है, जिसका कम होगा वो वीक फील्ड लिगेंड्स होंगे। क्लियर है? यही स्प्लिटिंग को अगर हम समझेंगे, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बात करेंगे। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की बात हम कर रहे हैं, तो यही क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगा ये कैसे होगा, थोड़ा हम इसकी बात करें। स्वाभाविक है जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी देखेंगे ये हमारे d ऑर्बिटल्स हैं। जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेगा विद द अप्रोच ऑफ लिगेंड, ये लिगेंड का जैसे ही अप्रोच होगा तो उसके कारण से क्या हुआ, इसका पोटेंशियल एनर्जी जो था, इस ऑर्बिटल का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। और जैसे इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा ये ऑर्बिटल ये भी दो सेट में टूट गए। हमने बताया ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो लिगेंड के सामने कौन पड़ेगा, तो dxy dyz dxz अभी थोड़ी देर पहले बताए। तो अब की बार जो टूट के आएगा वो ऑर्बिटल से होंगे dxy जिसका एनर्जी बढ़ गया dyz एंड dxz, और ये जो ऑर्बिटल्स थे जिनका कम हो गया वो dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर थे। ठीक है, तो ये जो स्प्लिटिंग हुआ है ऑर्बिटल्स का, यहाँ जो एनर्जी बढ़ा +0.4 डेल टी इसको बोलेंगे, टेट्राहेड्रल है तो डेल टी, और यहाँ पे जो घटा है -0.6 डेल टी ये इधर घट जाएगा। ये ऑर्बिटल हमारे कौन हो गए, T2G ऑर्बिटल, और ये जो ऑर्बिटल हमारे हो गए हमारे EG ऑर्बिटल। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में dxy ये जो हमारा है dxy dyz dxz dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। तो टेट्राहेड्रल होने मतलब ये दिमाग में रखना है कि टेट्राहेड्रल वाले में लिगेंड इनके सामने ज्यादा पड़ेगा और ऑक्टाहेड्रल में ये सामने पड़ेगा, इस काम से उसमें वो ऊपर गया था और ये नीचे है। क्लियर है? ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी दोनों का जोड़ के सेम ही रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं CFSE का, कैलकुलेशन ऑफ CFSE कर दें, कैलकुलेशन ऑफ CFSE इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम CFSE का कैलकुलेशन कर लें तो ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो देखो। तो इसमें जो कैलकुलेशन सिंपल यहाँ भी होगा, CFSE इज इक्वल टू, तो यहाँ हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा क्या -0.6y और प्लस क्या हो जाएगा 0.4x। ठीक है, ये हमारा होगा, और इधर क्या हो गया डेल टी हो जाएगा। ठीक है, जहां पे वेयर y और x, वेयर y हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल, और x जो हमारा होगा ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल। ये हमारे T2G ऑर्बिटल्स के होंगे, ये T2G ऑर्बिटल। तो ये जो ऑर्बिटल्स है CFSE टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे स्प्लिटिंग होगा इसके बारे में हम बात कर रहे थे। क्लियर है? तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमारा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बोलता है वो हमको थोड़ा मोड़ा समझ में आ रहा है कि ये यहाँ पे जो चार्जेस है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है, उसके कारण से लिगेंड जब सेंट्रल एटम को अप्रोच करेगा उनके d ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग होगा। स्प्लिटिंग में जो एनर्जी का डिफरेंस होगा इसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलेंगे। जितना ज्यादा एनर्जी का मैग्नीट्यूड आएगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। ये बात सबको समझ में आ रहा है? तो यहां तक बात हमको समझ में आ रही है। अब बात आता है कि इससे क्या एप्लीकेशन होने वाला है, इससे क्या फायदा होने वाला है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं अपने कॉन्सेप्ट में, CFSE में कैसे अप्लाई किया गया, इन सारी बातों का जिक्र हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।